नमस्कार बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पाठ नंबर 6 है नियुक्तिकरण। इसके अंतर्गत भाग 4 में नियुक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं में दूसरा पहलू है चयन। तो बच्चों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था नियुक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं में से पहला पहलू जो कि भर्ती था। भर्ती के बारे में हमने पिछले भाग में विस्तार से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे चयन के बारे में। चयन बड़ी संख्या में रिक्त पदों के संभावित उम्मीदवारों में से सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति को पहचानना और उसको खोजना, इसी प्रक्रिया को कहते हैं चयन। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्याशियों को बड़ी संख्या क्रम में रोजगार परीक्षा और साक्षात्कार देने पड़ते हैं। प्रत्येक चरण पर बहुत से प्रत्याशी निकाले भी जाते हैं और कुछ ही अगली परीक्षा चरण में जा पाते हैं, जब तक कि सही प्रकार के योग्य व्यक्तियों का चयन नहीं हो जाता। ये प्रक्रिया आवेदन पत्रों की छटनी और जांच से आरंभ की जाती है। ये प्रक्रिया नियुक्ति पत्रों के मिलने, स्वीकार करने और उम्मीदवार के संस्था में प्रवेश के बाद तक जारी रहती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रबंधन निर्णय के समान ही उम्मीदवार के संभावित निष्पादन की परख भी शामिल होती है। तो अंततः चयन प्रक्रिया की सार्थकता की परीक्षा चयनित व्यक्ति के कार्यस्थल पर उसके सफल निष्पादन से ही होती है। चयन की प्रक्रिया होती क्या है बच्चों, अब हम इसके बारे में जानेंगे। चयन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणों का विवरण इस प्रकार से है। सबसे पहले नंबर 1 पर आता है प्रारंभिक जांच। आवेदन पत्रों में दी गई सूचना के आधार पर अयोग्य और अनुपयुक्त पदों के लिए छटनी में प्रारंभिक जांच प्रबंधक की सहायता करती है। प्रारंभिक साक्षात्कार सहायक होता है उन कारणों के आधार पर अस्वीकार करने में जो कि आवेदन पत्रों में दी गई सूचना में नहीं आया था। नंबर 2 पर आती हैं चयन परीक्षाएं। रोजगार परीक्षाएं एक ऐसा यंत्र होती हैं, कागज और पेंसिल की परीक्षा या फिर अभ्यास के द्वारा, जो कि व्यक्तियों की विशेषताओं का नापने का पैमाना होती हैं, मापदंड होती हैं। ये विशेषताएं भिन्न भिन्न श्रेणी की क्षमताएं, जैसे कि शारीरिक निपुणता हो सकता है, बुद्धि या व्यक्तित्व से संबंधित पैमाने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती हैं। महत्वपूर्ण परीक्षाएं जिनका प्रयोग कर्मचारियों के चयन के लिए किया जाता है, उसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण होती हैं। नंबर 1 पर आती है बुद्धि परीक्षाएं। यह उन महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं में से एक मानी जाती है जिसका प्रयोग व्यक्ति के बुद्धि कोश स्तर को मापने के लिए किया जाता है। ये व्यक्ति के सीखने की योग्यता का अथवा निर्णय लेने और परखने की योग्यता को मापने का सूचक संकेतक होता है। नंबर 2 पर आती है कौशल परीक्षा। ये व्यक्ति के नए कौशल को सीखने की कुशलता को मापती है। ये व्यक्ति के विकास करने की क्षमता का संकेत भी करती है। ऐसी परीक्षाएं व्यक्ति के भविष्य में सफलता के स्तर को जानने का एक अच्छा संकेत होती हैं। अब हम आते हैं व्यक्तित्व परीक्षाएं, जो कि पर्सनैलिटी बेस्ड होती हैं। व्यक्तित्व परीक्षाएं व्यक्ति के संवेगों, उसकी प्रतिक्रियाओं, उसके मैच्योरिटी लेवल, उसकी परिपक्वता, उसके जीवन मूल्यों को जानने में संकेत देती हैं। ये परीक्षाएं हमें मदद करती हैं व्यक्तित्व को परखने में, इसलिए इनका निर्माण और क्रियान्वयन दोनों ही मुश्किल होते हैं। अब है व्यापार परीक्षा। ये परीक्षाएं व्यक्ति के उपलब्ध कौशलों को मापती हैं। ये ज्ञान के स्तर को जांचती हैं और उनके क्षेत्र की व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण की कुशलता को भी मापती है। कौशल परीक्षा और व्यापार परीक्षा में मुख्य अंतर यह होता है
कि पहली परीक्षा व्यक्ति के कौशल अर्जित करने की संभावित क्षमता को मापती है और दूसरी परीक्षा उन वास्तविक कौशलों को जो कि उनके पास पहले से ही उपलब्ध होती है। अभिरुचि परीक्षा अर्थात एप्टीट्यूड टेस्ट। हर व्यक्ति को किसी खास कार्य हेतु आकर्षण होता ही है बच्चों। अभिरुचि परीक्षाओं का प्रयोग ये जानने के लिए किया जाता है कि उसकी रुचि अर्थात अभ्यर्थी की रुचि, उसका रुझान किस तरफ है, किस क्षेत्र में है। रोजगार साक्षात्कार। साक्षात्कार इंटरव्यू औपचारिक होते हैं। विस्तृत रूप से बातचीत द्वारा इस प्रकार मूल्यांकन किया जाता है कि आवेदक पद के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी है भी या नहीं। साक्षात्कार करने वाले की भूमिका सूचना प्राप्त करने की होती है, साक्षात्कार देने वाले की सूचना देने की। हालांकि आजकल साक्षात्कार देने वाले साक्षात्कार करने वालों से भी काफी सूचनाएं ले लेते हैं। संदर्भ और पृष्ठभूमि की जांच करना अर्थात परीक्षण करना। संदर्भ व्यक्तियों के बहुत से नियोक्ता नाम, पते, फोन नंबर्स इनके लिए निवेदन करते हैं ताकि जो सूचनाएं आवेदकों ने भरी हैं, जो अपने फॉर्म में उन्होंने ब्यौरे दिए हैं, उनकी सही प्रकार से सत्यता की जांच हो सके और उनके बारे में अतिरिक्त सूचना भी मिल सके। पूर्व नियोक्ता, जान पहचान के व्यक्ति, शिक्षक और विश्वविद्यालय के प्रवक्ता एक संदर्भ का कार्य करते हैं, रेफरेंस के तौर पर काम करते हैं। चयन निर्णय। अंतिम निर्णय उन उम्मीदवारों में से होता है जिन्होंने परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, जिनका साक्षात्कार और संदर्भ परीक्षण हो चुका है। संबंधित प्रबंधक के विचार सामान्यतः अंतिम चयन में निर्णायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि नए कर्मचारियों के निष्पादन के लिए वही उत्तरदायी होता है। शारीरिक और डॉक्टरी परीक्षा। चयन के निर्णय के पश्चात और इससे पहले कि उसे नौकरी का ऑफर दिया जाए, उम्मीदवार को डॉक्टरी परीक्षण करवाना आवश्यक होता है। यह देखने के लिए, यह जांचने के लिए कि वह शारीरिक रूप से कार्य करने के लिए फिट है भी या नहीं। पद प्रस्ताव डॉक्टरी परीक्षण के बाद उसे शारीरिक रूप से कार्य करने के लिए उपयुक्त घोषित करते हैं, डॉक्टर्स फिट घोषित करते हैं, तत्पश्चात ही उसे नौकरी के लिए ऑफर लेटर दिया जाता है। अब आता है ऑफर लेटर, पद प्रस्ताव। चयन प्रक्रिया का अगला चरण उन व्यक्तियों को, उन आवेदकों को नौकरी का प्रस्ताव देना होता है जिन्होंने सारी परीक्षाएं स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर ली हैं, पास कर ली हैं। उन्हें नौकरी नियुक्ति पत्र के माध्यम से नौकरी का प्रस्ताव दिया जाता है और उनकी स्वीकृति की पुष्टि भी की जाती है। इस प्रकार का पत्र सामान्यतः एक तिथि निश्चित करती है जिस दिन चयनित कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर जाता है। चयनित कर्मचारी को अपने कार्यभार संभालने के लिए एक उपयुक्त समय देना चाहिए। अब आता है रोजगार समझौता। नौकरी का प्रस्ताव देने के बाद जब उम्मीदवार उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब कुछ दस्तावेज, कुछ डॉक्यूमेंट्स नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को ही भरने होते हैं। इसी प्रकार का एक फॉर्म होता है जिसे अटेस्टेशन फॉर्म कहते हैं, अनुप्रमाणित प्रपत्र। इस फॉर्म में उम्मीदवार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं, जानकारियां होती हैं, जिनकी प्रामाणिकता और सत्यता उसे करनी पड़ती है। अनुप्रमाणित प्रपत्र उसके भविष्य का एक वैध संदर्भ होता है। इसके बाद एक रोजगार समझौता बनाने की जरूरत पड़ती है। आधारभूत सूचनाएं जो कि लिखित रोजगार समझौते में शामिल की जाती हैं, वे कार्य के स्तर के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं, परंतु ज्यादातर एक परीक्षण सूची रहती है, चेकलिस्ट होती है, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले पद परिचय, फिर कर्तव्य तथा दायित्व आते हैं, फिर वो तिथि आती है जब से नियुक्ति आरंभ हो रही है, तत्पश्चात रोजगार या सेवा वर्ष गणना का आधार, वेतन दर, भत्ता, काम करने के कितने घंटे होंगे, अवकाश के, छुट्टी के बारे में क्या नियम होंगे, कितनी छुट्टियां मिलेंगी, बीमारी के केस में किस प्रकार की छुट्टी ले सकते हैं, शिकायत प्रक्रिया क्या रहेगी, किसी प्रकार की कुछ गड़बड़ी होने के केस में या शिकायत कहाँ की जा सकती है, उसकी कार्यप्रणाली क्या रहेगी, अनुशासन संबंधित कार्यप्रणाली क्या रहेगी, कार्य संबंधित क्या नियम होंगे, और रोजगार समाप्ति
नौकरी से निकालने वाली स्थिति किस प्रकार की होगी, इन सब का इसमें ब्यौरा रहता है, जिसे इस चार्ट की सहायता से आप समझ सकते हैं। अब रेफरल के माध्यम से बढ़ रही कर्मचारी भर्ती पर एक केस स्टडी की गई है, जो कि इस प्रकार से है। जब लेनोवो इंडिया ने अपनी विविधता को मजबूत करने का फैसला किया, तो उसने रेफरल सिस्टम से कर्मचारी भर्ती करने का निर्णय लिया। कंपनी ने अपने कर्मचारियों से उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए कहा और उन लोगों को इनाम दिया जिन्होंने सफलतापूर्वक एक ही भूमिका के लिए अधिक महिलाओं की सिफारिश की थी। भारत भर में अधिकांश कंपनियां, एक अध्ययन के अनुसार 41% है, रेफरल के लिए शीर्ष तकनीक का प्रयोग करती हैं। लगभग 55% नेतृत्वकर्ता कर्मचारी रेफरल कार्यक्रमों को शीर्ष स्रोत के रूप में देखते हैं। कोका कोला, इंफोसिस, जेनपैक्ट, कैपेगिनी, डेलॉइट, डाबर, जुबिलांट जैसी कंपनियों में 40% से अधिक कर्मचारियों को रेफरल के माध्यम से ही लिया जाता है। कर्मचारी एक अच्छा रेफरल निर्णय ले सकते हैं क्योंकि वे उम्मीदवार की आकांक्षाओं के साथ साथ कंपनी की जरूरतों और उनकी संस्कृति को भी अच्छी तरह से समझते हैं। सघन प्रतियोगिता, प्रतिभाओं के दबाव में कंपनियों के द्वारा 15-20% वेतन में वृद्धि देखी गई है, एक केस स्टडी के माध्यम से। भारतीय कर्मचारियों को ऐसा अच्छा अवसर कभी नहीं मिला क्योंकि कड़ी प्रतियोगिता होती है। रिलायंस उद्योग, मैरिको, डॉबर जैसी कंपनियां मध्यावधि वृद्धि कर चुकी हैं और हाल ही के कुछ महीनों में उच्च निष्पादकों को 15 से 20% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार बीपीओ, टेलीकॉम, फुटकर जैसे उदीयमान क्षेत्रों में तेजी से भर्ती के कारण उनकी मांग और पूर्ति में भी अंतर आया है। बहुत सी कंपनियां अपने उच्च दलों को तिमाही बोनस देती हैं, वेतन में वृद्धि करती हैं। हालांकि ये एक अल्पकालिक प्रतिक्रिया है, उन्हें बाजार की स्थिति के अनुसार ही चलना होता है। यदि एक कंपनी एक अच्छा कर्मचारी खो देती है तो सामान्यतः एक नए व्यक्ति को उन कुशलताओं को ग्रहण करने में लगभग 6 महीने तक लग जाते हैं, जो कि कंपनी के लिए एक नुकसान का सूचक है। इसी प्रकार डाबर की कंपनियां ये प्रयास करती हैं कि उन लोगों को पहचान को जो कि प्रलोभन के द्वारा कंपनी छोड़ सकते हैं और ऐसे तरीके ढूंढने में जिससे कि उन्हें रोका जा सके, सीखने और विकास की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जाए और उन्हें 1 साल के बॉन्ड पर विदेश भेजकर 6 महीने की पोस्टिंग करते हैं, तो उस बेस पर उन्हें कंपनी बोनस इत्यादि देती है। अब हम कुछ पुनरावृत्ति प्रश्नों को दोहराते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाओं पर प्रकाश डालिए जिनका प्रयोग कर्मचारियों के चयन हेतु किया जाता है। तो इसका उत्तर है बच्चों, बुद्धि परीक्षाएं और कौशल परीक्षा, व्यक्तित्व परीक्षाएं, व्यापार परीक्षा। अब विस्तार से देखेंगे। बुद्धि परीक्षाओं के अंतर्गत यह उन महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं में से एक है जिसका प्रयोग व्यक्ति के बुद्धि कोश स्तर को नापने के लिए किया जाता है। यह व्यक्ति के सीखने की योग्यता का अथवा निर्णय लेने तथा परखने की योग्यता को मापने का एक सूचक है, संकेतक है। नंबर 2 पर आती है कौशल परीक्षा। यह व्यक्ति के नए कौशल को सीखने की संभावित कुशलता को नापती है। यह व्यक्ति के विकास करने की क्षमता का संकेत देती है। ऐसी परीक्षाएं व्यक्ति के भविष्य में सफलता के अंक को, सफलता के स्तर को जानने हेतु एक अच्छा संकेतक सिद्ध होती हैं। नंबर 3 पर आती हैं व्यक्तित्व परीक्षाएं। व्यक्तित्व परीक्षाएं व्यक्ति के संवेगों, प्रतिक्रियाओं, परिपक्वता तथा उनके जीवन मूल्यों को जानने में संकेत देती हैं। ये परीक्षाएं पूरे व्यक्तित्व को परखने में सहायक सिद्ध होती हैं, इसलिए इनका निर्माण तथा क्रियान्वयन दोनों ही कठिन होते हैं। नंबर 4 पर आती है व्यापार परीक्षा। ये परीक्षाएं व्यक्ति के उपलब्ध कौशलों को मापती हैं। ये ज्ञान के स्तर तथा उनके क्षेत्र की व्यावसायिक
तथा तकनीकी प्रशिक्षण की कुशलता को भी मापती है। कौशल परीक्षा और व्यापार परीक्षा में मुख्य अंतर यह है कि पहली परीक्षा व्यक्ति के कौशल अर्जित करने की संभावित क्षमता को मापती है और दूसरी परीक्षा उन वास्तविक कौशलों को जो कि उनके पास पहले से ही होती हैं। अभिरुचि परीक्षा के अंतर्गत हर व्यक्ति को किसी खास कार्य के लिए आकर्षण होता है, ललक होती है, रुझान होता है। अभिरुचि परीक्षाओं का प्रयोग यह जानने हेतु किया जाता है कि उसकी रुचि किस प्रकार की है अथवा उसका रुझान किस प्रकार के कार्य की तरफ है। आप जैसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से सब्जेक्ट चेंज होते हैं, 10th के बाद कुछ बच्चे साइंस लेना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स लेते हैं, ह्यूमैनिटीज लेते हैं। इस प्रकार से अलग अलग कार्य क्षेत्र, अलग अलग अभिरुचि हो सकती है। चयन प्रक्रिया के चरणों पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है प्रारंभिक जांच। आवेदन पत्रों में दी गई सूचना के आधार पर अयोग्य अथवा अनुपयुक्त पद इच्छुकों की छटनी में प्रारंभिक जांच प्रबंधक की सहायता करती है। प्रारंभिक साक्षात्कार सहायक है उन कारणों के आधार पर अस्वीकार करने में जो कि आवेदन पत्रों में दी गई सूचना में नहीं आए थे। नंबर 2, चयन परीक्षाएं। रोजगार परीक्षाएं एक ऐसा यंत्र है, कागज अथवा पेंसिल की परीक्षा या अभ्यास द्वारा, जो कि व्यक्तियों की विशेषताओं को मापती हैं। नंबर 3 पर आता है रोजगार साक्षात्कार। साक्षात्कार औपचारिक होता है। विस्तृत रूप से देखा जाए तो बातचीत करके ये मूल्यांकन किया जाता है, ये तय किया जाता है कि आवेदक पद के लिए उपयुक्त पात्र है भी या नहीं। साक्षात्कार करने वाले की भूमिका सूचना प्राप्त करने की होती है और साक्षात्कार देने वाले की सूचना देने की। हालांकि ज्यादातर केसेस में साक्षात्कार देने वाले साक्षात्कार करने वालों से भी कई सूचनाएं ले लेते हैं। संदर्भ तथा पृष्ठभूमि की जांच करना अर्थात परीक्षण करना। संदर्भ व्यक्तियों के बहुत से नियोक्ता नाम, पते और दूरभाष के लिए निवेदन करते हैं ताकि जो सूचनाएं आवेदकों ने भरी हैं उनकी अच्छे से जांच हो सके और उनके बारे में अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। पूर्व नियोक्ता जान पहचान के व्यक्ति, शिक्षक तथा विश्वविद्यालय के प्रवक्ता एक संदर्भ का कार्य करते हैं। चयन निर्णय। अंतिम निर्णय उन उम्मीदवारों में से होता है जिन्होंने परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, जिनका साक्षात्कार तथा संदर्भ परीक्षण हुआ है। संबंधित प्रबंधक के विचार सामान्यतः अंतिम चयन में निर्णायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि नए कर्मचारी के निष्पादन के लिए वही उत्तरदायी होता है। शारीरिक एवं डॉक्टरी परीक्षण। चयन के निर्णय के बाद और इससे पहले कि उसे नौकरी का प्रस्ताव दिया जाए, उम्मीदवार को डॉक्टरी परीक्षण करवाना होता है कि वह शारीरिक रूप से कार्य करने के लिए फिट है, उपयुक्त है या नहीं। पद प्रस्ताव डॉक्टरी परीक्षण के बाद उसे शारीरिक रूप से कार्य करने के लिए उपयुक्त घोषित होने पर निर्भर करता है। पद प्रस्ताव। चयन प्रक्रिया का अगला चरण उन व्यक्तियों, उन आवेदकों को नौकरी का प्रस्ताव देना होता है जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास की हैं। नौकरी का प्रस्ताव नियुक्ति पत्र के माध्यम से दिया जाता है। रोजगार समझौता। नौकरी का प्रस्ताव देने के बाद जब उम्मीदवार उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तब कुछ दस्तावेज, कुछ प्रलेख नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को भरने होते हैं। ऐसा ही एक प्रपत्र होता है, अनुप्रमाणित प्रपत्र, अर्थात जिसे अटेस्टेशन फॉर्म कहा जाता है। इस प्रपत्र में उम्मीदवार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं जिनकी प्रामाणिकता और सत्यता की जांच करनी पड़ती है। अनुप्रमाणित प्रपत्र उसके भविष्य का एक वैध संदर्भ भी होता है। इसके बाद एक रोजगार समझौता बनाने की आवश्यकता पड़ती है। निम्नलिखित संकेतों के द्वारा परीक्षा के प्रकार को पहचानें। प्रश्न 1। ये परीक्षाएं व्यक्ति के उपलब्ध कौशलों को मापती हैं। ये ज्ञान के स्तर तथा उनके क्षेत्र की व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण की कुशलता को मापती हैं। इसका उत्तर है व्यापार परीक्षाएं। तो बच्चों,
आज के अध्याय में हमने इतना पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे अपने अगले अध्याय में। धन्यवाद।